Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshay, currently working as a PO in Bank of India. आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेंस का रीजनिंग का स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो करा था और रीजनिंग में मैंने कैसे मैक्सिमम स्कोर करा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेंस में ये सारे टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक होते हैं प्रीलिम्स से, बस एक दो टॉपिक होते हैं जो आपको मेंस में देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा। जैसे आप इसमें देख सकते हो इनपुट आउटपुट हो गए और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो गए या रिवर्स लॉजिक, ये सब कुछ कैसे टॉपिक हैं जो आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट टॉपिक सेम ही रहते हैं, थोड़ी सी बस उनकी आप कह सकते हो लेवल अपग्रेड हो जाता है मेंस में। तो बहुत सारे लोग, सबसे पहले क्या मैं आपको बता दूं कि पजल्स का इसमें जो वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज पजल का होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। पजल का वेटेज आप देखो अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा ही होता है मेंस में। 35 नंबर, कभी कभी 40 नंबर के भी पजल देखने को मिलते हैं। 10-10 नंबर के 2 पजल आते हैं मेंस में और 5-5 नंबर के 3 पजल्स। पिछले 3-4 साल का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ कि 3 पजल कम से कम 5-5 नंबर वाले होते हैं और 10-10 नंबर वाले 2 पजल देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आप देखो तो 35 या 40 नंबर के सिर्फ पजल आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं उनमें से आप देख सकते हो डेटा सफिशिएंसी का भी वेटेज होता है। कभी कभी 4 से 5 नंबर के डेटा सफिशिएंसी आ जाता है, कभी कभी कोडेड इनइक्वालिटी होते हैं, रिवर्स लॉज भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे भी होते हैं, लगभग आप कह सकते हो 8 से 10 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और बाकी क्रिटिकल रीजनिंग पर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज ऐसा है कि कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ये वेरी करते रहता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में ये होता है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी कुछ लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती, वो लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे करें कैसे करें। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आज एनालिसिस करके बता रहा हूँ। पहले मैं आपको वेटेज दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। और ये इनपुट आउटपुट आप देख सकते हो, इनपुट आउटपुट में कभी कभी 6 से 7 स्टेप्स के 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, कभी कभी वो 10 मार्क्स में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे जनरली अभी 5 मार्क्स वाले में देखने को मिल रहे हैं इनपुट आउटपुट, पिछले साल भी 5 मार्क्स में ही था। और कोडिंग डिकोडिंग भी जनरली 5 मार्क्स के आते हैं। डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप वेटेज की बात करो तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो ये ग्रीन पोर्सन है ये पजल का पोर्सन है, अप्रॉक्स 50% से सिर्फ पजल्स का वेटेज होता है। बाकी इस ऑरेंज पोर्सन में आप देख सकते हो मिसलेनियस होते हैं, बाकी कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी कभी 10 नंबर के, कभी कभी 12 नंबर के भी क्रिटिकल देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा अप्रोच क्या होता है। जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि उन्हें जो डुएबल लगा, सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी जनरली स्टार्ट करते हैं लोग। डेटा सफिशिएंसी हो गया या फिर रिवर्स लॉजिक हो गया या कोडेड इनइक्वालिटीज़ हो गया, ये सारे क्वेश्चंस वो लोग कर लेते हैं। और फिर इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, इन सारे क्वेश्चंस को वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इनपुट आउटपुट में ये होता है कि आप 2-3 स्टेप तो निकाल लिए, फिर उसमें अगर आप फंस जाते हो तो फिर आपका स्टार्टिंग का 2-3 स्टेप का कोई उसमें यूज़ नहीं रह जाता, क्योंकि आप नीचे का स्टेप कर नहीं पाओगे। तो 5 क्वेश्चंस में से अगर 1-2 क्वेश्चन उन्होंने स्टार्टिंग के स्टेप से पूछ भी लिए तो आपके 1-2 नंबर ही आ पाएंगे। बाकी आपका ये जो टाइम इसमें लग जाता है, आप 5 मिनट 7 मिनट भी टाइम दे देते हो उसमें, और आपको सिर्फ 1 से 2 नंबर कभी कभी वो भी उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो कहीं और बिल्कुल नीचे के स्टेप से पूछे होते हैं। तो उसमें लोग फंस जाते हैं और फिर उसके बाद वो कोडिंग डिकोडिंग पे ट्राई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के बाद उनके पास बहुत कम टाइम बचता है कि वो पजल कर सकें। और फिर दिक्कत ये आ जाती है कि उनके अटैम्प्ट कम जाते हैं। लोग बोलते हैं कि पजल लास्ट में करो, क्योंकि पजल में फंसोगे, फंसने का तो आप मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी फंस सकते हो, बट आप पजल को लोग जो लास्ट में करते हैं तो उनके अटैम्प्ट जनरली कम हो जाते हैं। आप ये चीज़ खुद भी नोटिस कर सकते हो, आप मौक खुद लगा के देख लेना। अगर आप पजल बिल्कुल लास्ट में सारा उठाओगे और पहले सिर्फ और सिर्फ यही सब क्वेश्चंस करोगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करोगे, तो आपके स्कोर मैक्सिमम भी अगर आप जोड़ लोगे तो कितना जाएगा, हार्डली 20 तक जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो आपके पजल से उसमें रहते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग में तो आप 100% एक्यूरेसी की आप बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते हो, वरना फिर भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं क्रिटिकल में जिन्हें आप कर सकते हो, 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। तो मेरा ऐसा अप्रोच होता है कि जैसे आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा, जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बेसिक प्रीलिम्स में जो पजल्स होते हैं उन्होंने काम कर रखा होगा। तो पजल्स जो प्रीलिम्स में आते हैं सेम वही मेंस में होते हैं, बस उनका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दो और कुछ 1-2 वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बाकी अप्रोच वही होता है। मैंने जो खुद भी ये चीज़ें अप्लाई करके देखा, प्रीलिम्स में अगर आपके पजल 3 मिनट में बनने वाले होते हैं 1 से 2 वेरिएबल के, तो मेंस में वही जो 5-5 नंबर वाले पजल होते हैं वो आपसे बनेंगे 5 से 6 मिनट में बनेंगे, हार्डली 5 मिनट में डेफिनेटली बन जाएंगे। और अगर आप वही अप्रोच फॉलो करोगे तो प्रीलिम्स में अगर वो 2 वेरिएबल के साथ हैं तो मेंस में वो 3 वेरिएबल कर देंगे,
बट अप्रोच आपका वही लगेगा। मैं सबसे पहले पजल से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर 5-5 नंबर के 3 पजल हैं तो डेफिनेटली आप उसमें से देखना 2 पजल आप इजीली कर दे जाओगे, अगर आप बेसिक अप्रोच ही लगाओगे तो। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पजल कर रखा है तो मेंस में भी आप इजीली कर ले जाओगे। थोड़ा सा लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी अप्रोच वही काम आएगा। 2 केस की जगह आप 3 केस लेकर स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप अच्छा कर ले जाओगे। 3 में से 2 पजल आप आराम से कर दे जाओगे। फिर आप जो 10 नंबर का पजल होता है 2 में से कोई एक पजल आप वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। सारा पजल बिल्कुल टफ और ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनने लायक होते हैं। लोग करते भी हैं अटैम्प्ट, अच्छे खासे अटैम्प्ट जाते हैं रीजनिंग में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो जैसे मैंने खुद भी यही करा था, 2 पजल था 10 नंबर का, तो मैंने एक 10 मार्क्स वाला पजल करा था और फिर 2 पजल करा था 5-5 मार्क्स वाला। तो 20 स्कोर तो आपके यहीं से हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में पजल करने के फ़ायदा ये होगा कि आपके पास टाइम अच्छा खासा रहेगा। आप ये पैनिक नहीं होगा कि आपके पास टाइम कम है। और आप हर पजल के लिए एक फ़िक्स टाइम रखना, 5-5 मिनट मैक्सिमम। अगर आप 5 नंबर का पजल करो तो 5 मिनट मैक्सिमम है। अगर 5 मिनट में वो पजल ना बने तो आप उसे स्किप कर सकते हो। बाकी फिर आप जो दूसरा पजल है 10 नंबर वाला, उसके लिए आप 7 से 8 मिनट लेके चलो, मैक्सिमम 10 मिनट। बट आप स्टार्टिंग में ही 2 केस के या 3 केस लेके चलना और अच्छे से कंडीशंस नोट कर देना, अच्छे से रीड करके। अगर आप एक ही बार में 8 मिनट की जगह पे आप एडिशनली 2 मिनट दे दोगे, 10 मिनट दे दोगे, तो आप पजल्स भी अच्छे से बन जाएंगे और नंबर भी मिलेंगे। बिल्कुल हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप स्टार्टिंग में पजल से कर सकते हो डेफिनेटली। पहले आप एक नंबर वाले जो पजल हैं, 3 पजल हैं 15 नंबर के, तो आप 5-5 नंबर वाले जो 2 पजल आप अगर करोगे तो आपके 10 नंबर आराम से वहाँ से बन जाएंगे। फिर आप जो पजल होगा 10 नंबर वाला, आप उसे कर सकते हो। तो ऐसे करोगे तो आपके स्कोर डेफिनेटली स्टार्टिंग में 20 नंबर आ जाएंगे। और मैंने ऐसे ही करा था। और इसके बाद फिर मैं गया था मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में भी वैसे मिसलेनियस पे जो कि डेफिनेटली आप कर सकते हो, जो डुएबल होते हैं, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी होते हैं। आप बेसिक मेथड से भी जाओगे तो आप आराम से बना लोगे। रिवर्स लॉज में भी आप अगर टाइम दोगे, 1 मिनट नहीं 2 मिनट टाइम दो, आप आराम से बन जाएगा। डेटा सफिशिएंसी भी बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही करता था। जो भी डुएबल मिसलेनियस होते थे पजल्स के बाद मैं वो करता था। 4 से 5 क्वेश्चन या जितने भी नंबर हो, 6 नंबर 7 नंबर तक वहाँ से मैं कर लेता था। फिर मैं जाता था क्रिटिकल रीजनिंग पे। और क्रिटिकल रीजनिंग में लास्ट के जो 10 मिनट बचा था उसमें मैं क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको बहुत कम सोचना होता है। ये डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे स्टेटमेंट दे रखा हो और उसका डायरेक्ट कंक्लूजन पूछ रहा हो या फिर कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा हो, तो मैं इसी 2-3 टाइप के जो क्रिटिकल रीजनिंग होते थे इनके क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कर रखा होता था। तो इससे ये होता था कि आप खुद देख लेना, ये अप्रोच फॉलो करके आपका बहुत ईजिली 30 के अप्रोच चला जाएगा मार्क्स। तो मैंने भी यही फॉलो करा था। और हाँ, जब भी सेक्शन स्टार्ट होता है रीजनिंग का तो स्टार्टिंग से ही मैं क्वेश्चन बनाना नहीं स्टार्ट करता था। मैं स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट पूरे रीजनिंग को थॉरली एक बार देख लेता था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस को मार्क कर देता था कि चलो ये सारे क्वेश्चंस मुझे करने हैं, इतने पजल्स हैं, इतने ये करने हैं मुझे, और वो मैं मार्क करके रख देता था। सपोज़ कि जैसे ही सेक्शन खुला तो मैं स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट में मैंने ओवरऑल 35 या 40 मार्क्स का मैंने टोटल मार्क कर दिया कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। अब उसमें से अगर कोई एक पजल जो 5 नंबर का वो नहीं बना तो ठीक है, अगर मैंने 40 क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे तो मैं 35 क्वेश्चंस करूँगा। एटलीस्ट 35 नंबर तो मेरे हाथ में है। तो मैं उस पजल को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट देता था। अगर वो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई नहीं, उस पजल को मैं उतना टाइम देकर छोड़ देता था। बाकी पजल्स को मैं फिर बाकी टाइम अलॉट करता था, सो दैट कि अगर मैं 40 का टारगेट लेके चल रहा हूँ तो 40 का ना होकर 35 पे आ जाए। एटलीस्ट मेरे 50% तो हो जाएंगे। और रीजनिंग में अगर आप ये स्ट्रेटजी एक बार मॉक में देखना अप्लाई करके, आपको भी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आपके कट ऑफ जो भी आएंगे, ओवरऑल कट ऑफ जो मेंस में कट ऑफ अभी आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कभी 50, 60, कभी 65, आपका 50% कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करा था। आप डेफिनेटली ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना। और मैं बहुत जल्द ही डिटेल स्ट्रेटजी मेंस का, क्वांट का और इंग्लिश का भी लेकर आने वाला हूँ। और डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव का भी मैं अपलोड करूँगा। और जीए का जो भी सोर्स है वो भी मैं आपको डेफिनेटली एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मैंने जीए को कैसे कम टाइम में आप बिल्कुल स्मार्टली अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो।